हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस वक्त मिडिल ईस्ट अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि दिन ब दिन इजराइल के वजूद को सीरियस खतरा बढ़ रहा है। इजरायली कैबिनेट की तरफ से फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस लीडर्स के खिलाफ हमलों के लिए नेतन्याहू को खुली इजाज़त दिए जाने के जवाब में हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल को खुली धमकी दी है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अब उसे फॉरेन कंट्रीज में फंसा हुआ अरबों डॉलर मिल चुका है। लगता है कि अमेरिका ने बिना ऐलान किए ईरान के साथ बड़ा कोई समझौता करके 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद रोकी गई तमाम रकम ईरान को वापस दे दी है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजराइल ने उनके मुल्क की ज़मीन पर किसी फ़िलिस्तीनी, लेबनानी या ईरानी या किसी और मुल्क के शहरी के कत्ल की कोशिश की तो उसका भरपूर ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। प्रेस टीवी के मुताबिक सैयद हसन नसरुल्लाह ने कल मंडे शाम लेबनान की राजधानी बेरूत से टेलीविज़न पर मुल्क की दूसरी आज़ादी की छठी सालगिरह के मौके पर सीधे खिताब के दौरान ये बयान दिया। लेबनान की दूसरी आज़ादी 28 अगस्त 2017 को हुई थी, जब लेबनान की फ़ौज और हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने मुल्क के नॉर्थ और ईस्ट के बॉर्डर्स को ISIS यानी दाइश और दूसरे तकफीरी टेररिस्ट से आज़ाद कराया था, जो लेबनानी और सीरियाई लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल रहे थे। मिडिल ईस्ट में तकफीरी टेररिस्ट उन आतंकवादियों को कहा जाता है जो दूसरे मुसलमानों को काफिर कहते हुए उनके कत्ल को जायज़ ठहराते हैं। 2017 में हसन नसरुल्लाह ने इसको 2000 में पहली आज़ादी के बाद दूसरी आज़ादी का नाम दिया था। आपको याद दिला दूं कि साल 2000 में हिजबुल्लाह और दूसरे लेबनानी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने इजरायली कब्जे वाले फौजियों को साउथ लेबनान और वेस्टर्न बेका इलाके से हटने के लिए मजबूर कर दिया था। कल रात हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इजराइल ने रेजिस्टेंस मोर्चे के साथ टकराव के बरसों के दौरान कई कत्ल किए हैं, लेकिन रेजिस्टेंस को कमज़ोर नहीं कर पाया है। किसी भी तरह का ख़तरा रेजिस्टेंस मोर्चे और उसके आगे बढ़ने को नहीं रोक पाएगा, बल्कि इसे और ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बना देगा। लेबनान की ज़मीन पर लेबनान, फ़िलिस्तीन या ईरान या और किसी मुल्क के शहरियों को निशाना बनाकर कत्ल की कोई भी कोशिश बिना जवाब दिए नहीं रहेगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह लेबनान को कत्ल के लिए खुले मैदान में बदलने की इजाज़त नहीं देगा। दुश्मन को यह तस्लीम करना होगा कि वो एक तारीखी वजूद के लिए ख़तरे और स्ट्रेटेजिक टकराव पर पहुंच गया है और उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हसन नसरुल्लाह ने पड़ोसी मुल्क सीरिया के बारे में कहा कि वहाँ जो हो रहा है वो अमेरिका के ज़रिए प्लान किया गया है, जिसके लिए कई इलाकाई मुल्कों से मदद मांगी गई है। पहले दिन से ही सीरिया में चल रही जंग का कमांडर अमेरिका रहा है और अमेरिकी एम्बेसडर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि सीरियाई सरकार के खिलाफ लड़ने वाले तकफीरी लड़ाके अमेरिका के हाथों में सिर्फ एक औजार के तौर पर हैं। उन्होंने कहा कि दाइश अमेरिकी फ़ौज के लिए इराक लौटने का महज एक बहाना था और अमेरिका ने सीरिया में दाखिल होने और फरात नदी के ईस्ट में कब्जा करने के बहाने के तौर पर भी उनका इस्तेमाल किया था। सीरिया के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सीरिया मुखालिफ पाबंदियां उस वक्त लागू की गईं जब अमेरिकियों को एहसास हो गया कि उसकी फ़ौजी ऑप्शन नाकाम हो गई है और सीरिया सरकार की हालत में सुधार हो रहा है। अमेरिका सीरिया में फरात नदी के पूरब में तेल से मालामाल हिस्से पर कब्जा किए हुए है और वहां का तेल लूट रहा है। इस बात पर जोर देते हुए कि सीरिया और उसके दोस्त फरात के पूरब के इलाके को आसानी से आज़ाद करा सकते हैं, हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि अगर अमेरिकी लड़ना चाहते हैं तो हम उस फैसले का खैर मकदम करेंगे और ये एक रियल जंग होगी जो सभी समीकरणों यानी डायनामिक्स को बदल देगी। उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ जारी रेजिस्टेंस फ़िलिस्तीनियों की ख्वाहिश है। इस इलाके
इलाके में इजराइल मुखालिफ रेजिस्टेंस में तेज़ी और इजराइल की इसे रोकने में नाकामी ने नेतन्याहू को ये दावा करने पर मजबूर कर दिया है कि वेस्ट बैंक में जो हो रहा है वो ईरान के ज़रिए प्लान किया गया है। वेस्ट बैंक में इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस पूरी तरह से फिलिस्तीनियों की ख्वाहिश के मुताबिक है। इस तरह के दावे सिर्फ इजरायली जिम्मेदारों की बेवकूफ़ी साबित करते हैं। वे भूल गए हैं कि फिलिस्तीनी नेशन ने ईरान में इस्लामी इनकलाब से पहले उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। फिलिस्तीनी अब भी लड़ेंगे क्योंकि उन्हें अपनी ज़मीन पर जीने का पूरा हक है। इससे पहले संडे को हमास ने इजराइल को रेजिस्टेंस लीडर्स के खिलाफ किसी भी हमले के खिलाफ धमकी दी थी और कहा था कि किसी भी हमले पर इजराइल को सख्त रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। हमास ने संडे को यह बयान उस वक्त दिया जब नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के इजराइल के खिलाफ बढ़ते जवाबी हमलों के जवाब में हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरौरी और दूसरे रेजिस्टेंस लीडर्स के खिलाफ कत्ल की धमकी दी थी। हमास ने नेतन्याहू की धमकी को खोखला बयान जो रेजिस्टेंस को डरा नहीं पाएगा कहकर मजम्मत की है। हमास ने कहा है कि सालेह और उनके सभी भाई और हमारे मजबूत फिलिस्तीनी लोग जिनमें शहीदों का एक लंबा काफिला पेश किया है, हमारे लोगों के सभी कानूनी हकूक़ की बहाली तक इजरायली कब्जे की मुखालिफत पुख्ता इरादे और यकीन के साथ जारी रहेगी, जिसमें सबसे ऊपर अल-कुद्स और मस्जिद अल-अक्सा की आज़ादी है। ज़ायोनी दुश्मन जो रेजिस्टेंस के हमलों से कंफ्यूज है को पता होना चाहिए कि किसी भी रेजिस्टेंस लीडर को होने वाले नुकसान का ताकत और मजबूती से जवाब दिया जाएगा। हमास के सीनियर जिम्मेदार इस्माइल रिजवान ने भी नेतन्याहू को अरौरी और दूसरे रेजिस्टेंस लीडर्स के खिलाफ कोई भी बेवकूफ़ी की हरकत के खिलाफ धमकी दी है, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर इजराइल ने किसी भी रेजिस्टेंस लीडर को निशाना बनाया तो बेमिसाल रिएक्शन होगा। रिजवान ने कहा कि हम अल अक्सा मस्जिद, एक रेजिस्टेंस लीडर या हमारे लोगों में से किसी एक के खिलाफ किसी भी गुनाह को माफ़ नहीं कर सकते। नेतन्याहू ने ये धमकी तब दी जब अरौरी ने लेबनान के अल मयादीन टेलीविज़न के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर इजराइल ने रेजिस्टेंस मोर्चे पर मुकम्मल जंग शुरू की तो उसे बेमिसाल हार का सामना करना पड़ेगा। अरौरी ने कहा था कि हम एक पूरी जंग की तैयारी कर रहे हैं और सभी मुताल्लिका फरीकों के साथ इस जंग के इम्कान पर बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। अगर हम पूरे टकराव के पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इजराइल को अपनी तारीख में बेमिसाल हार का सामना करना पड़ेगा और हमें इस पर पूरा यकीन है। फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमले नेतन्याहू की मौजूदा कोalition सरकार के दौरान तेज़ी से बढ़े हैं, जिसमें शिद्दत पसंद ज़ायोनी पार्टियां शामिल हैं जो फ़िलिस्तीन मुल्क बनाए जाने की मुखालिफत करते हैं और कब्ज़े वाले इलाकों में नई यहूदी बस्तियों को बनाने को सपोर्ट करते हैं। हालिया महीनों में इजराइल ने फ़िलिस्तीनी शहरों पर हमले तेज़ कर दिए हैं, दर्जनों फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और कई गिरफ्तार किए गए हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2023 वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के लिए सबसे ख़तरनाक साल रहा है। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास और ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स को वार्निंग दी थी कि वे किसी भी तनाव के लिए पूरी कीमत चुकाएंगे। हमास को जवाब देते हुए नेतन्याहू ने कहा था कि ज़रूरत के मुताबिक सभी तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। संडे को हफ्तेवार कैबिनेट मीटिंग की शुरुआत में नेतन्याहू ने कहा था कि उन्होंने लेबनान में अपने छुपने की जगह से हमास के सीनियर जिम्मेदार अरौरी की बातें सुनी हैं। वो अच्छी तरह से जानता है कि वो और उसके साथी क्यों छुपे हुए हैं। नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक और गाज़ा इलाके का जिक्र करते हुए कहा कि हमास और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी अच्छी तरह समझते हैं कि हम अपने खिलाफ टेररिज्म की उनकी कोशिशों के खिलाफ यहूदिया और समारिया यानी साउथ और नॉर्थ वेस्ट बैंक, गाज़ा और हर जगह हर तरह से लड़ेंगे। जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो भी फंड करेगा और ऑर्गेनाइज करेगा, जो भी इजराइल के खिलाफ टेररिस्ट को भेजेगा, उसे पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। आइए अब चलते हैं आज की एक और अहम खबर की तरफ। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि ईरान की अब किसी भी मुल्क में रोकी गई रकम बाकी नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है। अमरीकी पाबंदियों की वजह से ईरान की रकम
अब किसी भी मुल्क में रुकी हुई नहीं है। कल तेहरान में मीडिया से बात करते हुए अब्दुल्लाहियान ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जबकि हाल ही में अमेरिका के साथ कैदियों की अदला बदली के समझौते के नतीजे में साउथ कोरिया से उसके 6 अरब डॉलर की अदायगी हुई है। साउथ कोरिया के मीडिया ने 21 अगस्त को बताया था कि ईरानी रकम को ईरान भेजने के लिए पिछले हफ्ते साउथ कोरिया से स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक में ट्रांसफर कर दिया गया है। इराक में ईरानी गैस और बिजली के एक्सपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ऐसी बिक्री से हासिल रकम ट्रेड बैंक ऑफ इराक में जमा की जाएगी, जिसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान उस रकम का इस्तेमाल ज़रूरी सामान की खरीदारी के लिए करेगा। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि पिछले साल हमने ब्रिटेन से 390 मिलियन पाउंड हासिल किए थे, जो इस्लामी इनकलाब से पहले की बाकी रकम थी। विकिपीडिया के मुताबिक इंटरनेशनल खातों में ईरान की जमी हुई प्रॉपर्टीज़ की कीमत 100 अरब से 120 अरब डॉलर के बीच है। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद ईरान की तकरीबन 2 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी अमेरिका में जब्त की गई थी। जनवरी 2021 तक ईरान के साउथ कोरिया में 7 अरब डॉलर, इराक में 6 अरब डॉलर, चीन में 20 अरब, जापान में 1.5 अरब और लग्जमबर्ग में 1.6 अरब डॉलर थे। अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का ये कहना कि ईरान की गैर मुल्कों में फंसी हुई सभी रकम मिल चुकी है, काफ़ी अहम है। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने खामोशी से बिना पब्लिसिटी के ईरान के साथ कोई बड़ा समझौता किया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।